अस्सलाम वालेकुम। जी टीवी के साथ मैं हूं महानूर अली अपने प्रोग्राम ये घर आपका हुआ के साथ। आपको मालूम है कि ये घर आपका हुआ है हमारा जो है गुफ्तगू का मरकज़ हमेशा हाउसिंग सेक्टर ही रहा है और हाउसिंग सेक्टर में क्या क्या मसले मसाइल हैं, उन्हें किस तरह हल किया जा सकता है, इन तमाम पे हम बातचीत करते हैं। और आपको ये भी मालूम है कि हमेशा ही इसमें देखने में ये आता है कि इसमें दो बड़े फरीक हैं, एक हुकूमत और दूसरे बिल्डर्स। और इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि बहुत सी तंजीमें इनकी नुमाइंदा बनी हुई हैं और वो तंजीमें किस तरह काम कर रही हैं, इन पे भी हमने बहुत बार बात की है। कोशिश ये की है कि ये तंजीमें अगर काम कर रही हैं तो ये हमारे लिए कितनी हेल्पफुल हैं, आपके लिए कितनी हेल्पफुल हैं, ये सब भी आपको बताएं। लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि बहुत सी ऐसी बातें हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम जानते हुए भी नहीं जान पाते हैं। इन तमाम बातों की क्या वजह है, इस सब को जानने के लिए आज मैंने कोशिश की है कि हमारे साथ जो मेहमान हैं वो हमारे साथ जब हों तो हमें बताएं कि जो बातें हम जानते भी हैं, हमें लोग बताते भी हैं, हमारे प्रोग्राम के थ्रू भी आपको पता चलती हैं, लेकिन फिर भी जब हम प्रॉपर्टी लेते हैं या फिर उसे बेचते हैं तो उन बातों का हम ख्याल नहीं रखते। तो ये सब आज के प्रोग्राम में हम बात भी करेंगे और जानेंगे भी। तो सबसे पहले तारुफ करवाऊंगी हमारे मेहमान से। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सैयद रोशन अली वारसी साहब, CEO हैं यूनिवर्सल स्टेट एंड बिल्डर्स GHA कराची। इनसे मिलते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम वारसी साहब। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम पहले अस्सलाम। तो बहुत शुक्रिया आपका कि बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे आप मेरे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। और यहाँ से बात स्टार्ट करूँगी कि आपके बारे में ना सिर्फ मैं जानना चाहती हूँ बल्कि इस वक्त जो हमारे नाज़रीन आपको देख रहे हैं वो भी जानना चाहते हैं कि वारसी साहब, देखने में ये आया है उमूमन कि जब मैं किसी से सवाल करती हूँ कि भाई आप बाय चॉइस आए हैं या फिर फैमिली की तरफ से आपको ये प्रोफेशन मिला है, तो आपके उसमें क्या रहा कि क्योंकि आप, जहाँ तक मैं अभी तक जानी हूँ कि तकरीबन 30 साल के करीब आपको हो गया इस प्रोफेशन में, हाउसिंग सेक्टर से आप रिलेटेड तमाम चीज़ों को जानते हैं, इसके लूप होल्स भी पता हैं और तमाम वो चीज़ें ही पता हैं जो वाकई हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं। तो आज के प्रोग्राम में आपसे जानेंगे भी, लेकिन आपके बारे में पहले जानना चाहेंगे। देखिए, पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया। थैंक यू। दूसरा ये कि देखें, मैं बेसिकली इस फील्ड में बस अल्लाह की मर्ज़ी से आया हूँ। मेरी ये फील्ड, ये मेरे ख़ानदान में ये काम किसी ने भी नहीं किया, मगर मैं कहता हूँ ये सब अल्लाह की तरफ से होता है। ये सब अल्लाह की देन है कि अल्लाह ने मुझे इस फील्ड के लिए मुंतखब किया और मैं जिस फील्ड में हूँ तो अल्लाह ताला मुझसे वो काम ले ले जिससे अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए। राइट। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ज़मीर आज तक मुतमईन है। और मैं बेसिकली एक एसोसिएट इंजीनियर हूँ और मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा किया हुआ है पेट्रोमैन से। फिर मैंने DPC दुबई, बहुत सी ममालिक में जो है ना अपने जो भी मेरी खिदमत है वो मैंने अंजाम दी है। मगर बस अल्लाह ताला की मर्ज़ी थी, मैं इस फील्ड में आ गया कोई 94 में। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब जब से ये काम कर रहे हैं। सही। तो वारसी साहब, जब 94 का आप जिक्र कर रहे हैं, जब 94 में आप आए थे, जब तो मेरे ख्याल से रियल इस्टेट का कोई ऐसा लोगों को कॉन्सेप्ट भी नहीं था, हाउसिंग में लोगों को ये भी नहीं था कि इसे प्रोफेशन के तौर पे अपनाएं। बस यही होता था कि हम देखते थे कि प्रॉपर्टी डीलर्स नज़र आ जाते थे, बाकायदा कोई इस तरह बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जो हैं, क्योंकि इंडस्ट्री नहीं थी उस वक्त तक। तो क्या उस वक्त के बात मैं आपसे करूँ और आज की बात करूँ तो आप उसे किस तरह हमें बयान करेंगे? देखो, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ओह। उस वक्त जब हम आए थे तो उस वक्त जो ये कोई इंडस्ट्री नहीं थी, बल्कि रियल एस्टेट एजेंट जो है ना वो इतने पढ़े लिखे भी नहीं होते थे। वो यूँ समझ लें कि गली मोहल्लों में जो एस्टेट एजेंसी होती थी बहुत कम लोग होते थे जो पढ़े लिखे होते थे, जो इतना अच्छी तरीके से लोगों को ब्रीफिंग देते थे। जी। अब ये इंडस्ट्री का दर्जा अख्तियार कर गई है, तो अब इसमें लोगों को बड़ी अवेयरनेस आ गई है और ये मीडिया के थ्रू भी बहुत अवेयरनेस मिल गई, प्लस उनको जो मोबाइल के ज़रिए उनको बहुत जी। सोशल मीडिया के थ्रू उनको बहुत अवेयरनेस आ गई है। मैं चाहता हूँ कि जो ये रियल एस्टेट सेक्टर जो है ये पाकिस्तान के मईशत की बोन की हड्डी है, बिल्कुल बिल्कुल। बैकबोन है। तो वो समझ लें कि वो इसमें थोड़ा गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारे बिल्डर हजरात के लिए कुछ रियायत दें, जो ये टैक्सेस जो लगाते हैं उसके अंदर थोड़ी नरमी करें। और ये ख़ास तौर पे जो डीम टैक्स जो आजकल इन्होंने लगाया है, इस डीम टैक्स को ख़त्म करें, क्योंकि डीम टैक्स की वजह से लोग बहुत परेशान हैं। एक तो देखें, डीम टैक्स बिल्कुल है तो 1 जुलाई से हम लोगों के ऊपर इम्प्लीमेंट कर दिया है, जिसकी वजह से ये बिल्कुल ये रियल एस्टेट का कारोबार समझ लें ना होने के बराबर है। अब आपको पता है कि अगर सेल परचेज होगी तो पाकिस्तान में रेवेन्यू जनरेट होगा, पाकिस्तान तरक्की करेगा, पाकिस्तान की एक मईशत चलेगी, पाकिस्तान तरक्की की तरफ जाएगा, पाकिस्तान के लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो ये तो गवर्नमेंट को सबसे पहले तो डीम टैक्स को ख़त्म करें।
उसके अलावा जो इन्होंने 2 टैक्सेस और लगा दी, जो पहले 1% हुआ करता था गेन टैक्स और गेन एडवांस टैक्स, इसको 2% कर दिया इन्होंने, जिसकी वजह से जो है ना कुछ सरमाकारी और कम हो गई। और सिर्फ पाकिस्तानी भी जो है ना उनका भी कॉन्फिडेंस इतना अच्छा नहीं है कि वो भी इन्वेस्टमेंट करें। तो बेहतर ये है कि अभी इनको गवर्नमेंट लेवल के ऊपर इनको इन चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से थोड़ा हमारा मईशत का पहिया चलेगा। अच्छा, आपने अभी टैक्सेस का तो जिक्र किया, लेकिन इससे पहले आपने जिक्र किया कि भाई लोगों में अवेयरनेस आ गई, लोगों में अवेयरनेस आई सोशल मीडिया के थ्रू, फिर आपने कहा कि इसे इंडस्ट्री का दर्जा मिला, तो और फिर लोगों को ये हुआ कि इसे प्रोफेशन के तौर पे अपनाए हो, कि पहले तो ये एज ए प्रोफेशन इस तरह होता ही नहीं था। हाँ, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये अंदाज़ा हमें है कि इस तरह होता था कि बस मुख्तलिफ जगहों पे जो है शॉप जो है खुल जाती थी प्रॉपर्टी की, जिससे बस ये पता होता था कि आपने कोई घर किराए पे लेना है, देना है, या फला घर बिक रहा है तो उसको ले लिया या ख़रीद लिया। तो ये मुझे बताएं कि जब ये बाकायदा एक प्रोफेशन बना और इसको इंडस्ट्री का दर्जा मिला, तो लोगों में तो अवेयरनेस आई ही आई, मगर जिन लोगों ने इसे एज ए प्रोफेशन अपनाया उनके लिए क्या बेहतरी आई? इसके लिए बेहतरी ये है कि देखें, पहले जो लोग इन्वेस्टमेंट करते थे तो वो 5-10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट होती थी, तो लोग उसको इग्नोर करते थे। वो जिस तरह से कोई एजेंट कहते थे उस तरीके से डील करते थे। अब बाकायदा इसका एक तरीक़ेकार बन गया है कि भाई आप एग्रीमेंट करें, मालिक से मिलें, सारे डॉक्यूमेंट चेक करें, उसका सर्च सर्टिफिकेट निकलवाएं, उसका जो आपका जो क्लियरेंस सर्टिफिकेट होता है डिपार्टमेंट से वो लें। मतलब इसकी पूरी एक एजुकेशन है। अब मैं समझता हूँ कि लोग जो है ना करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं बगैर सोचे समझे, सिर्फ ये देखते हैं कि भाई हमने एग्रीमेंट कर लिया, हमने प्रॉपर्टी खरीद ली, ऐसा खरीद और वही नहीं जाती काफ़ी नहीं प्रॉपर्टी। होता है। तो यहाँ पे आप ये बताइए, हम आपके आने से ये फ़ायदा है हमें कि हम आपसे ये पूछें कि चले, हमें ये तो पता है कि भाई आप एक रिलायबल नेम है, आपके पास मैं जाती हूँ और कोई प्रॉपर्टी लेती हूँ तो आप मुझे गाइड कर देंगे, लेकिन हर कोई तो इस तरह नहीं होता। तो मुझे क्या पता होना चाहिए जब मैं आपके पास प्रॉपर्टी लेने आऊँ? वही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि वो लोगों को भी समझाना चाह रहा हूँ कि देखें, यहाँ जो फ्रॉड होते हैं ना, वो जाहिर है यहाँ पर हर लोग, सारे लोग अच्छे नहीं होते। बिल्कुल। कुछ लोग इतने ऐसे भी होते होंगे जो फ्रॉड करते होंगे, जो कि हैं, हर जगह अच्छे बुरे लोग होते हैं। तो उसमें बेहतर तो ये है कि आप किसी अच्छे कंसल्टेंट को अपने साथ रखें, ज़रूर रखें। अगर आपको मालूमात नहीं है, देखें वो इसकी फ़ीस होगी, उसकी फ़ीस ज़रूर दें। अगर उससे आपने ना बचे, क्योंकि इतने करोड़ों रुपए आप लगा रहे हैं। जी, करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, मगर सिर्फ थोड़े से पैसे इसलिए बचा रहे हैं कि कंसल्टेंट की फ़ीस होगी। भाई वो कंसल्टेंट आपको उस जगह पे सेव करेगा कि अगर कोई सेलर बेईमान होता है, बिकॉज किसी वजह से अगर वो सेलर की प्राइस बढ़ जाती है उसकी प्रॉपर्टी की, तो वो बेईमान हो सकता है, क्योंकि उसके पास एग्रीमेंट में ऐसी चीज़ें मौजूद होती हैं कि जिसका सहारा लेते हुए वो आपकी डील कैंसिल कर सकता है। पहली बात तो वो डायरेक्ट आपसे एग्रीमेंट ही नहीं करेगा, प्लस आपसे कैश की पेमेंट लेगा, आपसे चेक नहीं लेगा, आपसे वो पे ऑर्डर नहीं लेगा। तो मैं लोगों को बताना ये चाहता हूँ कि जो भी लोग अपनी प्रॉपर्टी खरीदें तो वो सबसे पहले तो टाइटल डॉक्यूमेंट देखेंगे, टाइटल डॉक्यूमेंट है किसके नाम पर। ओके। जो भी टाइटल डॉक्यूमेंट जिसके नाम पर है, जो प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं वो जिसके नाम पर है, उनसे मिले, उनका ओरिजिनल आईडी कार्ड देखें, उनको चेक करें कि ये वाकई वही है जिनसे डील हो रही है, उनके सिग्नेचर मैच करें, और हो सके तो आप उनका बायोमेट्रिक भी करा लें कि तसल्ली हो जाए आपकी। ये मैं बता रहा हूँ क्योंकि आप बहुत बड़ी इन्वेस्टमेट करने जा रहे हैं। अच्छा, फिर एक चीज़ और होती है कि आप जिस वक्त आपने ये डील कर रहे होते हैं तो उस वक्त लोग ख्याल नहीं करते कि एक FBR वैल्यू होती है हमारे यहाँ, एक फेयर वैल्यू होती है। फेयर वैल्यू जो है ना वो समझ लें कि ज़्यादा होती है और FBR वैल्यू बहुत कम होती है। जो ट्रांसफ़र होता है वो FBR वैल्यू के ऊपर होता है। FBR वैल्यू के हिसाब से अगर आपने जो भी ट्रांसफ़र किए जो खर्चे होते हैं ना वो बहुत कम होते हैं। अच्छा, अब आप जिस वक्त एग्रीमेंट कर रहे होते हैं तो फुल अमाउंट का कर रहे होते हैं, फेयर वैल्यू का कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे मैं बता देता हूँ कि 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है। अब 10 करोड़ की प्रॉपर्टी का आपने एग्रीमेंट आज कर लिया, 1 करोड़ दिया, 10 करोड़ की प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट हो गया, ये तो फेयर वैल्यू के हिसाब से आपने कर लिया। अब इसके नुकसानात बताता हूँ कि आपने ये कर लिया, अब वो जो सेलर है वो चाहता है कि 10 करोड़ मुझे वाइट मिल जाए। अब देखें, वाइट का हमारा ये कि हमारा जो प्लॉट है, फर्ज करें 1 करोड़ है, 1.5 करोड़ है या 1 करोड़ 60 लाख है, ये इसकी ऑफिशियल वैल्यू, इसकी फेयर वैल्यू है। अब फेयर मार्केट वैल्यू के हिसाब से आप जब ट्रांसफ़र करेंगे तो वो आपको 1 करोड़ 60 या 1 करोड़ जो भी उसकी FBR वैल्यू है उसके हिसाब से आप ट्रांसफ़र करेंगे, उसके ट्रांसफ़र फीस भी उसी हिसाब से देंगे। और फिर उस वक्त जो है ना एक और आप एग्रीमेंट करेंगे FBR वैल्यू के हिसाब से, जो कि होगा फुल एंड फाइनल का एग्रीमेंट, कि आपने फुल एंड फाइनल पेमेंट इनको कर दी। तो अब जो सेलर है अगर वो चाहे तो जिसने शुरू में जो आपने 10 करोड़ का एग्रीमेंट किया हुआ है, वो 10 करोड़ का एग्रीमेंट जो है ना वो बैंक में भी शो कर सकता है, FBR में भी शो कर सकता है, तो उसमें आप फंस सकते हैं, परचेदर फंस सकता है। तो उसको सेव करने का तरीका ये है कि आप जब वक्त वो एग्रीमेंट करें
तो एग्रीमेंट करते वक्त उसके अंदर मेंशन करें एग्रीमेंट के अंदर कि ये देखें हमारी एक डील जो हो रही है वो 10 करोड़ की हो रही है, मगर एफबीआर वैल्यू उसकी 1 करोड़ 50 लाख है। हम जिस वक्त ट्रांसफर करेंगे 1 करोड़ 50 के हिसाब से करेंगे, आपको जो पे ऑर्डर मिलेगा वो 1 करोड़ 50 का मिलेगा, बाकी जो पेमेंट होगी कैश की सूरत में मिलेगी। और वो सब जो जितने भी एग्रीमेंट है वो तकरीबन आपने कहा जैसे कि फेयर वैल्यू का हो गया, फिर एफबीआर का हो गया, फिर एफबीआर में भी एक एग्रीमेंट होता है। ये सारे एग्रीमेंट कराएंगे तो जब आप जो हैं बाकायदा अपना जो टाइटल है उसका वो अपने नाम फिर आप ट्रांसफर इजीली हो जाता है। देखिए ट्रांसफर तो हो जाएगा, ट्रांसफर तो आप वो दो क्योंकि ये भी एग्रीमेंट बड़े मसले मसाइल आते हैं। नहीं, यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ, ये आपको इतनी जल्दी समझ नहीं आएगा, मगर लोग जो समझते हैं, जो ये काम करते हैं वो समझ रहे हैं, वो इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे मैं अपनी ही बात करूँ, मैं लेने आई हूँ प्रॉपर्टी, तो मुझे क्या चीज़ मेन देखनी है, इस पर मैं मजीद आपसे बात करती हूँ वारसी साहब, क्योंकि ये बहुत डिटेल में समझने वाली चीज़ है। क्योंकि मैं उस तरह आपने कहा ना जिस तरह मैं नहीं समझ पा रही हूँ, उस तरह मेरे नाजरीन भी शायद ना समझ पा रहे हूँ, लेकिन वो समझ पा रहे होंगे जो इस चीज़ को डील करते हैं। जी 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 यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं। आप हमारे साथ रहिए। जी ब्रेक से आगे हम वापस, और ब्रेक पे जाने से पहले सैयद रोशन अली वारसी हमारे साथ हैं। उन्हीं से बात मैं कर रही थी और उनसे मैं ये जानने की कोशिश कर रही थी कि भाई आपने कहा कि जैसे मैं एक प्रॉपर्टी लेने जाती हूँ तो सारे डॉक्यूमेंट्स तो मुझे इतना नहीं अवेयरनेस, लेकिन जो अभी आप फेयर वैल्यू की बात करें, फिर एफबीआर के एग्रीमेंट की वैल्यू की बात करें, फिर उस पर भी एक एग्रीमेंट की बात करें, थोड़ा मुझे क्लियर करें उसको कि मुझे समझाइए। मैं नहीं चाहूँगी कि उन्हीं को समझाएं जो जिनको आप समझाना चाह रहे हैं। मैं तसल्ली से आपको बता देता हूँ कि पहले तो जिस वक्त आप कोई चीज़ परचेज करने जाती हैं तो सेलर के पास जाएं। देखें अक्सर ये होता है कि किसी एजेंसी में जाती हैं तो एजेंसी का जो ऑनर होता है या एजेंसी का स्टेट एजेंट है वो फाइल आपके सामने रखेगा और वो खुद ही डील करता है। तो उनसे बिल्कुल डील ना करें, चाहे वो कितनी कम में आपको डील मिल रही है ना लें, उसमें आप फंस जाएंगी, आगे आपका नुकसान हो सकता है। क्योंकि मालिक को पैसे देंगी तो मालिक जिम्मेदार है आपके नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करके देने का। कल अगर आपने मालिक को पैसे नहीं दिए, स्टेट एजेंट को पैसे दिए, तो कल स्टेट एजेंट मुकर सकता है, मालिक मुकर सकता है कि मुझे तो पैसे ही नहीं मिले, आपने तो स्टेट एजेंट को दिए। फिर वो जो आपका एग्रीमेंट है वो आप कोर्ट में भी लेके नहीं जा सकते हैं, क्योंकि कोर्ट भी उसको मानता है जब मालिक से आपका एग्रीमेंट है तो कोर्ट आपको स्टे देगा, वरना आपको स्टे नहीं देगा। ये बहुत बारीक चीज़ है। अब आपको जो सेफ्टी करनी है वो ये करनी है कि आपने तसल्ली कर ली कि ये प्रॉपर्टी जिनसे हम खरीद रहे हैं उसी के नाम पर है। आपने डॉक्यूमेंट की पूरी कॉपी लें और वो जब क्रॉस करें तो क्रॉस ना करने दें उनको बोलो क्लियर कॉपी चाहिए हमको। शनाख्ती कार्ड की कॉपी क्लियर चाहिए, कटी हुई नहीं चाहिए। वो लेने के बाद आप उनसे जब एग्रीमेंट करें तो उनको बोलें कि भाई हम जो आपको पेमेंट करेंगे थ्रू चेक देंगे या थ्रू पे ऑर्डर करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप उनको चेक और थ्रू पे ऑर्डर के थ्रू पेमेंट करें। तो क्या होगा कि वो जो चेक जो है वो भी उन्हीं मौसूफ के अकाउंट में जाएगा जिनके नाम पे ये प्रॉपर्टी है। तो आप सेफ हो गए, क्योंकि कल वो डिनाई नहीं कर सकते कि भाई इन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए, क्योंकि वो तो एक डॉक्यूमेंट आपको एविडेंस देगा, आपकी स्टेटमेंट होगी, वो आप कोर्ट में जाकर पेश कर सकते हैं मैंने इनको पैसे दिए। अब आपको जो समझने की ज़रूरत है वो ये है कि आपने जो एफबीआर वैल्यू जो है वो जो भी एफबीआर वैल्यू उसका मेंशन ज़रूर करें एग्रीमेंट के अंदर कि भाई ये प्रॉपर्टी हम जितनी फेयर मार्केट वैल्यू पे खरीद ज़रूर हैं, मगर जो ट्रांसफ़र होगी वो एफबीआर वैल्यू पे होगी। एफबीआर वैल्यू जो है गवर्नमेंट की वैल्यू है, तो गवर्नमेंट ने जो एक वैल्यू हमको दे दी है हम उससे कम नहीं शो कर सकते, उतनी करेंगे। अब तो गवर्नमेंट के हिसाब से हम सारा काम लीगल कर रहे हैं, मगर आपको सेलर अगर आपने वो क्लॉज नहीं डाली तो जिस वक्त ट्रांसफ़र का वक्त आएगा तो उस वक्त सेलर आपको ये कह सकता है कि सर हमने तो आपको 10 करोड़ में प्रॉपर्टी बेची है, आप तो हमें 10 करोड़ दें। तो उस वक्त आप वो को 10 करोड़ देने पड़ेंगे। वो आप बोलेंगे नहीं मैं तो एफबीआर के हिसाब से पेमेंट करूँगा। अब रेट बढ़ गएगा प्रॉपर्टी के, अब उसके बाद भागने का रास्ता है। वो ये है कि आपने 10 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी है, कहीं मेंशन नहीं है कि आप एफबीआर के हिसाब से पेमेंट करेंगे, तो आप एफबीआर का मेंशन करें कि हम एफबीआर वैल्यू के हिसाब से पेमेंट आगे चल करेंगे। के आप नुकसान ना उठाएं, ताकि आपको मसला ना हो कोई। देखिए उस वक्त जब डील हो रही होती है ना, हम समझते हैं भाई ये 10 करोड़ में बेचे, हम 10 करोड़ में खरीदें, जबकि आप 10 करोड़ में नहीं खरीद रहे, आप खरीद रही है वो एफबीआर वैल्यू के हिसाब से। अच्छा, एफबीआर वैल्यू में और जो आपकी फेयर वैल्यू की मार्केट के अंदर जो ट्रांसफर का खर्चा आता है तकरीबन 4 गुना 5 गुना फर्क पड़ जाता है। अगर 5 लाख रुपए का खर्चा आ रहा है ट्रांसफर का, तो उसका 25 लाख रुपए का खर्चा आएगा फेयर मार्केट वैल्यू के हिसाब से। और फिर आपको पता है जो वाइट और ब्लैक का जो मसला है, अगर कोई पैसे आप वाइट करने जाते हैं तो एक
मतलब वाइड करने में भी पैसे खर्च होते हैं ना, वो भी एक नुकसान है। तो ये लोगों को पता नहीं है, लोग समझते हैं हमारे पास पैसे रखे हुए हम दे देंगे। भाई अगर आपसे डिपार्टमेंट जो है ना वो आपसे डॉक्यूमेंट मांगेगा, एविडेंस मांगेगा। आपने 10 करोड़ का एग्रीमेंट किया है तो 10 करोड़ रुपए का आप एग्रीमेंट उसने अगर अपने इनकम टैक्स में जमा करा दिया और आपने एफबीआर वैल्यू के हिसाब से पैसे जमा करा दिए, फिर जब वो एफबीआर को पता चलेगा कि आपने तो 10 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी है मगर टैक्स आपने 1 करोड़ 50 लाख रुपए का दिया है, तो वो तो आपको नोटिस भेजने का पाबंद है ना, और भेज सकता है, उसको भेजना भी चाहिए। मगर क्योंकि गलती आपकी है, आपने समझा नहीं उस वक्त, उसका नुकसान फिर आपको होगा। तो उस वक्त जो है ना किसी अच्छे वकील को या किसी अच्छे कंसल्टेंट को बीच में जरूर डालें। तो आप समझते हैं कि कंसल्टेंट जो है, बाज़ दफ़ा तो लोगों को ये भी तो होता है कि एतमाद नहीं होता कि कंसल्टेंट पता नहीं उनके साथ कहीं मिलके आगे कोई मसला नहीं डाल रहा हो, क्या ऐसा भी होता है? देखिए बिल्कुल ऐसा होता है। मैं यही मैंने कहा ना कि आपको ये भी जज करना है कि कि जो कौन आपका सही है? कंसल्टेंट है वो सही है, ये फ्रॉड तो नहीं है। कोशिश करें आप अपना न्यूट्रल जो है ना कोई लेके जाएं, ना कि उससे मिला हुआ कोई आदमी ना हो। जो परचेज जो सेलर है, सेलर बोलेगा भी मेरा ये वकील है उससे बात कर लें, तो उसके जरिए ना करें, आप अपना वकील अलग करें। सही। स्टेट एजेंट तो होगा मगर स्टेट एजेंट तो दोनों पार्टियों को जानता है, तो सही। वो कभी कभार जो है ना वो आपके खिलाफ जा सकता है। मगर जो आपका नया वकील है ना वो आपसे फीस ज़्यादा लेगा। अगर स्टेट एजेंट 1% ले रहा है तो हो सकता है वो 4% ले, तो आप उसको 4% दें, वो आपकी प्रॉपर्टी सेव करेगा। अगर खुदा न खास्ता कल कोई बेईमान होता है सेलर, तो वो आपको सेव करेगा, आपको कोर्ट में भी, कोर्ट से भी आपको इंसाफ दिलवा देगा वो। अच्छा चलिए, ये तो वारसी साहब हो गया इंडिविजुअल के लिहाज से आपने ये बात बताई है कि मैं अगर आपसे प्रॉपर्टी ले रही हूँ तो हमें इस तरीके से डील करना है और इस तरह हमें अपने साथ जो है कोई ना कोई ऐसी पर्सनैलिटी रखनी है जो उस तमाम चीज़ों को जानती हो, कंसल्टेंट को रखना है ताकि हम उसकी बात को समझ के आगे डील कर सकें। ये तो हो गया इंडिविजुअली। अब बहुत ज़्यादा एक ट्रेंड हमारे नाजरीन भी देख रहे हैं, वो ट्रेंड ये है कि भाई अब प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, सोसाइटीज़ बन रही हैं, हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही हैं, फिर बड़े बड़े बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जो हैं ये सब काम कर रहे हैं। तो इसमें मैं आपसे पूछना ही चाह रही हूँ, आप यकीनन मेरी इस बात को समझेंगे कि इसमें हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने कोई प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, तो उस प्रोजेक्ट का होल सोल आप ही हैं और आप ही हैं जिन्होंने तमाम डॉक्यूमेंटेशन करानी है, तमाम इन चीज़ों को देखना है कि कौन सी क्या चीज़ है, किसके लिए क्या ज़रूरत है, एनओसीज क्या हैं, वैल्यू क्या है, कौन से एफबीआर के जो है अप्रूवमेंट है या नहीं, अप्रूवल चाहिए या नहीं चाहिए इस चीज़ की। तो यहाँ पे आके हम सेफ हो जाते हैं। अगर मैं आपके प्रोजेक्ट में कोई चीज़ लेने जा रही हूँ तो मुझे बुक उस करना चाह रही हैं। वक्त कुछ परवाह नहीं करनी चाहिए क्योंकि सब कुछ जो है वारसी साहब ने करवा लिया, या इधर भी मुझे उतना ही अलर्ट रहना है जितना मैं इंडिविजुअली कर रही थी? मैं अपनी बात करता हूँ, मैं किसी और की बात नहीं करूँगा, किसी को नहीं, मैं बुरा ना ओवरऑल लगे। बात कर रही हूँ। हाँ, मैं अपने ऊपर रख के बताता हूँ कि देखें, फ़र्ज़ करें कि मेरा एक प्रोजेक्ट बन रहा है और आप मुझसे कोई चीज़ बुक करने चाहती हैं, बिल्कुल करें, मगर अपना ख्याल ज़रूर करें, एहतियात ज़रूर करें कि भाई पहले तो ये देखें कि क्या वो जो प्रॉपर्टी जो मैं बुक कर रहा हूँ, आप जो बुक कर रही हैं, वो मेरे नाम पर है कि नहीं है। अगर मेरे नाम पर नहीं है, अक्सर क्या करते हैं कि जिनके प्रोजेक्ट होते हैं वो सामने नहीं आते, वहाँ उनके असिस्टेंट बैठे हुए होते हैं। बिल्कुल। अच्छा, वो हमें पता ही असिस्टेंट नहीं बैठे होता होते कि हैं और कौन वो है भी अच्छे सूट बूट पहन के बैठे होते हैं, आपको कॉफ़ी भी पेश कर रहे होंगे, आपकी खिदमत भी कर रहे होंगे, तो सब आपको अच्छा है। आपको लगेगा कि ये सभी लोग बहुत अच्छे हैं, क्योंकि जैसा प्रोजेक्ट इतना अच्छा बन रहा है ना, इसी तरह तो ये सब बहुत अच्छे हैं। हो सकता है कि उनमें चंद लोग अच्छे ना हो, तो उस वक्त आपको एहतियात करने की ज़रूरत है कि आप इस वक्त बिल्कुल, आपका सगा भाई भी कोई प्रोजेक्ट बना रहा हो जी। तो आप उससे भी अलर्ट रहें कि भाई भाई के नाम पे प्रोजेक्ट है तो उसको पेमेंट उसी के नाम पे दें, वही पे ऑर्डर का तरीका इस्तेमाल करें, उनसे एग्रीमेंट करें और उनसे जो जो आपका एग्रीमेंट होगा, जो उनकी इंस्टॉलमेंट है, उसी हिसाब से उनको पेमेंट करें। कोशिश करें कि जो आपकी टर्म कंडीशन उनके साथ तय हुई हैं उसको वायलेट ना करें। देखें, आपने एक पेमेंट डिले कर दी या एक पेमेंट शॉर्ट कर दी या आपने उनको टाइम पे पेमेंट नहीं दी, तो फिर वो आपके ऊपर पेनल्टी भी लगा सकते हैं, सही। जबकि करना नहीं चाहिए। मगर ये कि इंसान है, कुछ हो जाता है, मगर क्योंकि आप बाउंड हैं, जो एग्रीमेंट आपका हुआ है, तो वहाँ पर भी आपको कंसल्टेंट की ज़रूरत है। इतनी ज़रूरत है जैसे आप एक आम प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, बुकिंग में उससे ज़्यादा मोहतात होने की ज़रूरत है। अक्सर लोग बुकिंग में ये करते हैं कि एक पूरी प्रॉपर्टी कोई एक साथ खरीद लेते हैं, पूरी फिर वो प्रॉपर्टी, सेल करते हैं अच्छा आगे। वो आगे रीसेल कर रहे होते हैं। अब वो जो रीसेल करते हैं ना, ये यहाँ पर आप फंस सकते हैं, बहुत ज़्यादा फंस सकते हैं, क्योंकि देखें, जिसने ये प्रॉपर्टी ली है वो मालिक नहीं है, एक तरीके से मालिक है कि आपने, उसने तो प्रॉपर्टी ली तो जाहिर उसने एग्रीमेंट किया, तो आप पहले तो उनका एग्रीमेंट देखें, ओरिजिनल एग्रीमेंट, कि भाई आपने एग्रीमेंट किससे किया। वो कहेंगे मैंने फलाने बिल्डर से किया, तो बोले भाई फलाने बिल्डर की शनाख्ती कार्ड की कॉपी दें, उनके पेपर की कॉपी दें, उसकी वेरिफिकेशन करें, हाँ भी किया। फिर वो जो एग्रीमेंट जो उन्होंने किया है वो इतनी बड़ी बिल्डिंग का, तो वो रजिस्टर्ड है कि नहीं है। सिर्फ एग्रीमेंट नहीं, वो रजिस्टर्ड भी होना चाहिए। अब रजिस्टर्ड है तो उसके बाद आप
उनसे एग्रीमेंट करें, इनके एग्रीमेंट की कॉपी लें और वो एग्रीमेंट जो आप कर रहे हैं उसके बाद जो भी पैसे दे रहे हैं तो आप बोले भाई मेरी जो है ना जो बिल्डर है उससे विटनेस करा दें इसके ऊपर। ओके। देखिए बिल्डर की नॉलेज में होना चाहिए कि भाई आपने उनसे प्रॉपर्टी खरीदी है। फर्ज करें कि एक प्रॉपर्टी आपको भी बेच दी उन्होंने, 10 और को भी बेच दी, तो कौन चेक कर रहा है? यहाँ तो चेक एंड बैलेंस नहीं है। सही। तो आपको ये करना चाहिए कि जो प्रॉपर्टी आप खरीद रही हैं किसी भी बिल्डर से जिसने बिल्डिंग ऑनर से खरीदी हुई है, तो वो जो अपना जो एग्रीमेंट बनाएंगी वो एग्रीमेंट आप उससे करें और करने के बाद वो जो एग्रीमेंट जो बिल्डर से उनका हुआ है वो एग्रीमेंट की कॉपी लें और अपना एग्रीमेंट जो है ना इस बिल्डर से करें, ये जो जिसने बिल्डिंग उठाई जी। इससे करें। और उसके बाद उस एग्रीमेंट के अंदर विटनेस जो है ना वो जो बिल्डिंग ऑनर है उससे आप ज़रूर उससे विटनेस कराएं कि उसकी नॉलेज में हो, वो अपने पास एंट्री करेगा कि भाई ये जो प्रॉपर्टी का फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर जो है ये फलाने साहब ने खरीदा हुआ है। अब अगर कोई दूसरा आदमी भी जाके करता है तो बिल्डर की नॉलेज में है कि ये प्रॉपर्टी तो आपने ही खरीदी हुई है, तो सही। मेरा ख्याल में इसमें थोड़ी बहुत सेफ्टी हो सकती है। अच्छा चलें, इस पे भी आपने बहुत अच्छा क्लियरली हमें बता दिया। और जहाँ तक मैं अभी तक जितने भी मैंने प्रोग्राम्स किए हैं इस हवाले से, हाउसिंग सेक्टर के हवाले से, तो मैंने ये चीज़ जानी है कि अभी आपने खुद भी प्रोग्राम के शुरू में बोला कि ये बैकबोन है बिल्कुल बैकबोन हमारे मुल्क में जो इंडस्ट्री है, तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देने वाली भी ये इंडस्ट्री है। आजकल बहुत ज़्यादा जब भी कोई बिल्डर्स आते हैं या कोई भी किसी भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है, ज़ाहिर बात है आबाद के बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, जब जिक्र होता है तो बहुत ज़्यादा मसले मसाइल का जिक्र किया जाता है। इस हवाले से बहुत इस वक्त ना सिर्फ लोग परेशानी में हैं बल्कि खुद बिल्डर्स एंड डेवलपर्स भी परेशानी में। इस सब पर भी मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, लेकिन यहाँ लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं। आप हमारे साथ रहिए। जी, ब्रेक से आगे वापस। और ब्रेक में भी मैं वारसी साहब से यही बातें करी थी कि भाई इतने मसले मसाइल हैं उनको कौन हल करेगा, खुद हमें मिलके ही हल करना चाहिए, वरना ज़्यादातर तो कोशिश यही होती है, बिजनेसमैन हो या इस इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले जो भी लोग हैं उनकी यही कोशिश होती है कि बस हर चीज़ जो है हुकूमत पे डाल दी जाए और बस हुकूमत साथ नहीं दे रही। जबकि मुझे जहाँ तक याद पड़ता है अभी जब मैंने ये प्रोग्राम शुरू किया था तो मेरी कोशिश यही थी कि मेरा पाकिस्तान मेरा घर के हवाले से लोगों को अवेयरनेस दूँ, फिर उसमें जितने भी बिल्डर्स डेवलपर्स जो भी हाउसिंग सेक्टर से रिलेट करते थे लोग, वो आते थे, वो यही कहते थे, अप्रिशिएट करते थे कि कोई शक नहीं इससे ना सिर्फ जॉब्स क्रिएट हुई हैं बल्कि लोगों को बहुत ज़्यादा पता चला है। फिर जो स्मॉल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं वो बिल्डर्स डेवलपर्स जो हैं वो भी लगाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी हेल्प कर रहे हैं, बैंक्स इतनी हेल्प कर रहे थे। मगर ये अचानक ही सब कुछ जब बदला और एकदम से फिर महंगाई आई। फिर अभी आपने खुद भी जिक्र किया कि अगर हम किसी प्रोजेक्ट को बुक करते हैं और उस बुकिंग में हमारी जो इंस्टॉलमेंट बनती है, पेमेंट का जो प्लान बनता है, उसमें अगर हम खुद भी कुछ हमें मसला हो जाता है और डिफॉल्टर हो जाते हैं तो वहाँ पे फिर हमें जो जहाँ बुकिंग कराई होती है उस बिल्डर का भी कसूर नहीं होता। लेकिन ये मैं मानती हूँ, मगर बाज़ दफ़ा ऐसा होता है जो सिचुएशन चल रही है, जो पोजीशन है, जो हम देख रहे हैं, उसमें हम देख रहे हैं कि जो प्रोजेक्ट जो है 2 साल या 3 साल में हमें मिलना था, उसके डिलीवर होने में मुझे नहीं लगता कि आइंदा मज़ीद 3 साल भी लग सकते हैं। लोग परेशान हैं, तो इस वक्त क्या हल कर सकते हैं या निकालना चाहिए? देखिए मेरे पास तो इसके बहुत हल हैं। मैं तो अभी इससे अच्छी बात क्या है फिर, तो आप बताइए। मेरे पास तो इसके बहुत हल है। पहले उनके लिए बताइए जो बेचारे पैसे दे के दिए हुए उन्होंने और अभी तक उनके हाथों में देखिए मैंने कहा ना कि जिस वक्त आप एग्रीमेंट कर रहे हैं, जिस वक्त आप एग्रीमेंट कर रहे हैं वो टाइम है आपको अपने आप को सेव करने का। अगर एक मरतबा एग्रीमेंट हो गया और एग्रीमेंट में आपने कोई ऐसी बुक साइन कर दी जो वो लोग देते हैं आपको, आप पढ़ते नहीं है, जाहिर है उसको पढ़ने के लिए 1 घंटा चाहिए और वो आपके सामने रखते हैं और कहते हैं इधर साइन कर दें, इधर साइन कर दें, इधर साइन कर दें। तो जो असल में गलती है ना वो ये है कि जो पेपर देते हैं आप साइन कर देते हैं, आपको नहीं पता उसके अंदर फांसी का फंदा भी है। तो आपको बहुत समझने की जरूरत है। आप बोले भाई सिंपल एक एग्रीमेंट बनाए जो मेरी भी समझ में आए, आपकी भी समझ में आए। देखिए उस वक्त लोग जो ना बड़े खुश होते हैं कि ये इतना खूबसूरत प्रोजेक्ट बन रहा है, उसमें मैं मालिक बन जाऊंगा, अभी तो इतने से पैसे देने, वो इतने से नहीं है। वो अगर 3 करोड़ रुपए की कोई चीज़ आप खरीद रहे हैं तो अभी आपसे 30 लाख रुपए ले रहा है, तो ये 30 लाख रुपए बचाते बचाते आपको 3 करोड़ तक पहुंचना है जी। फिर एक बात और बताइए मुझे कि जो 3 करोड़ देने के बाद आपके हाथ में क्या है, ये बहुत सवालिया निशान है। तो उसके लिए हमने बड़ा अच्छा इंतजाम रखा हुआ है कि भाई आप उनसे पहले तो सिंपल एक एग्रीमेंट बनाए जो कि एक आम आदमी की समझ में आए जी। ये लोग तो जाहिर है वो तो मेरे ख्याल में सारी चीज़ें उसमें डाल देते हैं, फिर लोग सिर्फ साइन कर रहे होते हैं, पढ़ने का मौका भी नहीं देते। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप ना साइन करें उसको,
क्योंकि वो पैसे क्योंकि बहुत आपका important राइट है, आप पैसे दे रहे हैं, आपको पढ़ने का पूरा अब राइट है, आप उनसे एक दिन ले लें, उसको लेके जाएं अपने साथ उस फाइल को और वो नहीं पढ़ें। देंगे, वो नहीं देंगे नहीं आपको, देंगे। वो नहीं देंगे। मैं आपको इसलिए नहीं बता तो रहा आप कि वहाँ मैं खुद बैठ, बिल्डर हूँ। जब आपने अपने ख्वाब जो है, ख्वाब को हकीकत में लेके आना है, तो उसके लिए आपको इस बात का ध्यान रखना हो, चाहे आपको घंटों लगे, आपको वहाँ बैठ के प्रॉपरली उसे। आप मुझे बताइए, आप भी गई होंगी किसी बुकिंग मार्केट के अंदर, बिल्कुल, जब मैंने, कभी बुकिंग यकीन एजेंसी करें में गई होंगी, वारसी साहब, मैंने जब ये प्रोग्राम शुरू किया तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं नॉलेज था। नहीं थी, लेकिन आप जैसे मौजूद जब मेहमान आते हैं वो सब बता के जाते हैं, फिर मैं सोचती हूँ बाज़ मेहमान आते हैं कुछ ऐसी बातें बता के जाते हैं कि मेरा दिल चाहता है मैं जाऊँ और कहीं पे भी जाके खुद जो है एक्सपीरियंस करूँ। तो कभी कोई अच्छा एक्सपीरियंस रहा नहीं, मैं खाली हाथ ही आई हूँ। आप देखें, आप समझदार हैं इसलिए खाली हाथ आई हैं, बेवकूफ़ जाके पैसे दे के आ जाते हैं। मैं ये शायद ये हुआ है, क्योंकि मुझे मुझे लगता है कि ये सब तो जितना जो मैं देख रही होती हूँ, वाकई जो आपने कहा हम देख रहे होते हैं कि इस कदर खूबसूरत है और ये हमारे हाथ में इस तरह आएगा, लेकिन आपने वही बात कही कि 3 करोड़ देने के बाद क्या आएगा, वो उस वक्त का सोचने वाली बात है। आप मुझे बताइए कि आप भी गई होंगी कभी बुकिंग करने के लिए, तो वहाँ जो लोग बैठे होते हैं वो कोई प्रोजेक्ट की बुराई नहीं कर रहे होते, उस जगह की बुराई बिल्कुल। नहीं कर रहे होते, और वो बता रहे होते हैं कि दुनिया की सबसे अच्छी से अच्छी फिटिंग क्योंकि इसमें वो लगेगी, मार्केटिंग कर अच्छी रहे से होते अच्छी, हैं। मतलब आपका ख्वाब ये होता है कि शायद पाकिस्तान में इससे अच्छा कोई प्रोजेक्ट बनेगा नहीं, और वो आप जाके पर खुश हो रहे होते हैं घर के अंदर कि मैंने बहुत अच्छी बुकिंग, मगर लोग सेफ्टी नहीं देखते। वो जो 30 लाख रुपए दिए, एक मिसाल दे रहा हूँ कि 30 लाख जो दिए हैं उसकी क्या सेफ्टी है? कुछ भी सेफ्टी नहीं। अगर आपने कोई पेमेंट डिले की तो वो आपका प्रोजेक्ट कैंसिल कर सकता है, क्यों? आप साइन कर चुकी, ठीक है? जी। और पैसे ऐसा बढ़ होता गए है, वो बहुत करेंगे, होता है ऐसा। जो तो ऐसा ही होता है, ज़्यादातर ऐसा होता है। फिर उसके बाद आप ये मुझे बताएं, जो आपको बुक देते हैं, जो आप साइन करती हैं, उस वो है किसकी बुक? वो क्या मालिक की बुक है? वो कहीं मालिक का साइन है उसके अंदर? तो उसकी तो कोई हैसियत ही नहीं है। मैं बाहर से कोई बुक लेकर आ जाऊँ, आपको लोग इधर साइन करते हैं, लोग साइन दे करके चलेंगे, मगर कोर्ट में लेके जाएंगे, कोर्ट बोलेंगे ये क्या है? भाई आप ये सोचें कि ये प्रोजेक्ट किसका है, उस प्रोजेक्ट का जो मालिक है उसकी शनाख्ती कार्ड की कॉपी लें, उसके पेपर की कॉपी लें, उसको पैसे दें, उससे साइन कराएं। जो अगर वो नहीं करेंगे आप ना खरीदें। आपको नहीं पता, ये अगर 10 साल तक प्रोजेक्ट नहीं देंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते, आप इंतज़ार करेंगे। और ऐसा होता है वारसी साहब, मैंने देखा है 2 साल 3 साल का कह के 10-10 साल हो गए हैं, लोगों को नहीं मिले अभी तक, जो है उसका कोई क्या कहना चाहिए, फेज़ 1 ही नहीं बन सका है, जो कि सबसे पहले डिलीवर होता है। तो ऐसी बहुत सारी प्रोजेक्ट्स हैं, सब कुछ है, लेकिन इसको मैं भी जानती हूँ और हमारे नाज़रीन जिन्होंने जहाँ पे इस तरह बुकिंग कराई हुई है वो भी ये सब मुश्किलात जो है फेस कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं आपसे बात करना चाहूँगी, जब आपने टैक्स की बात की, जब आपने ये कहा कि हमारे ऊपर टैक्स लगाए जा रहे हैं तो मुश्किल आ रही है, और आगे जो वैल्यू की बात की, फाइलर और नॉन फाइलर की भी बात करना चाहूँगी। फाइलर होने में हमने पहले कहते थे फाइलर बन जाएं जी, बड़े फ़ायदे हैं। फिर जब मैं नॉन फाइलर से मिलती हूँ ना, वो कहते हैं फाइलर बनने में हमें तो नहीं नज़र आता कोई फ़ायदा, बल्कि नॉन फाइलर रहने में ज़्यादा बेहतर है। आप ज़रा थोड़ा सा गाइड करें कि अगर हम फाइलर बनते हैं तो प्रॉपर्टी के हवाले से सबसे मेन चीज़ मैं बात करूँगी, तो उसमें क्या फ़ायदा है, और नॉन फाइलर तो आपको पता ही फ़ायदा है ही नहीं, बल्कि ये तो इलीगल ही कहूँगी मैं इसको। देखिए, मैं कहता हूँ कि किसी भी मुल्क के अंदर अगर आप कोई अच्छे शहरी हैं तो आपको फाइलर हमेशा होना चाहिए, क्योंकि आपका फ़र्ज़ है कि आप वो गवर्नमेंट की हेल्प करें, गवर्नमेंट को टैक्स दें। जब भी आप डिमांड भी करेंगे गवर्नमेंट से, तो गवर्नमेंट जो है, जब टैक्स आदमी क्यों देता है कि उसको अल्लाह ना करे कोई मेडिकल का इशू होता है तो गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करे, उसको साफ़ पानी मिले, उसको सुई गैस मिले, उसको बिजली सही मिले, उसको रोड सही मिले, उसको तमाम चीज़ें जो कि वो टैक्स देता है, जो टैक्स के पैसे से उसको करनी है, गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट वो नहीं करती। अब देखें ना, टैक्स कौन देता है? कारोबारी लोग टैक्स देते हैं। मतलब हम तो गुनाह समझते हैं कि अगर हम टैक्स ना दें और फाइलर नहीं है, हम तो कहते हैं यार जो भी हमारा टैक्स बनता है लीगली वो आप ले लो। जाहिर सी बात है, वो इनकम टैक्स वाले भी मना करते हैं कि भाई आप अगर हमने कम टैक्स देंगे तो हमारे पर नोटिस आएगा, तो हम क्यों करें, हम पूरा टैक्स देते हैं, मगर उसके बदले में गवर्नमेंट हमको कुछ नहीं दे रही। तो फिर हमारा दिल दुखता है कि यार इससे तो वो नॉन फाइलर ज़्यादा बेहतर है, जो कि नॉन फाइलर हैं, उनको तो ना तो एफबीआर उनको नोटिस भेज रही है, एफबीआर नोटिस उन्हीं को भेज रही है जो टैक्स पे कर रहे हैं। तो ये मैं चाहता हूँ कि आप कुछ भी करें, नॉन फाइलर को फाइलर की फॉर्म में लेकर आएँ, उसके लिए थोड़ा सा बोझ जो है ना उनके ऊपर कम होगा जो ये फाइलर हैं, और फाइलर को थोड़ा सा रिलीफ दें, क्योंकि फाइलर तो वो इस मुल्क की खिदमत करना चाह रहा है, उस फाइलर को मजीद ना दबाएं। देखें लोग क्या करते हैं, माइग्रेट कर दे,
क्यों करते हैं? वो इसी वजह से देखते हैं कि हम जब इतना इतना पैसा खर्च करते हैं टैक्स की सूरत के अंदर, तो उसके बावजूद भी हमको वो फैसिलिटी तो मिल ही नहीं रही है। सही। जबकि फिर वो बाद में हमें दूसरे मुल्कों की मिसालें देते हैं कि भाई दूसरे मुल्कों में जाओ तो अगर आपके पास अगर अल्लाह न कोई तबीयत ख़राब है, अगर वहाँ पे से कोई गाड़ी के आने का रास्ता नहीं है तो हेलीकॉप्टर भेजते हैं। वहाँ से पेशेंट को लाएंगे, पहले इलाज करेंगे, इलाज कंप्लीट होगा तो उसको दोबारा छोड़ कर आएंगे, उसके बाद उसके घर पे बिल तो फिर भेजेंगे। उसकी वजह भी तो वही ना कि सबके सभी फाइलर हैं, सभी जो है एक दूसरे का बर्डन जो है वो अपने साथ लिए हुए, सब शेयरिंग पर हैं। तो यहाँ पे मैं बात करूंगी ये 15%, बस हमारे पास टाइम क्योंकि कम है, 15% शरह सूद जो आया, इसके क्या आप कहेंगे, इसका कितना असर पड़ा है? देखें, एक तो टैक्स लगा दिया, महंगाई बढ़ गई, ऊपर से डीम टैक्स आ गया, फिर सोने पे सुहागा ये शरह सूद उन्होंने 15% कर दिया। आप मुझे बताएं, जिस मुल्क में शरह सूद 15% होगा, वो भी गरीब मुल्क में, तो वो मुल्क की मईशत चलेगी कैसे? क्यों? लोग तो अपना पैसा उठाएंगे, बैंक में रखेंगे। बिल्कुल। तो वो तो अपनी फैक्ट्रियाँ इंडस्ट्री बंद करेंगे। उनको क्या ज़रूरत पड़ेगी कि वो इतने टेंशन लें कि अपनी इंडस्ट्री चलाएं, फिर उनके लेबर को भी पालें, फिर वो बिजली के बिल भी भरें, फिर उसके साथ और बड़े मसले मसाइल होते हैं, वो अपनी मशीनरी चलाएं। तो वो तो बेहतर समझेंगे कि ये सारा पैसा उठाओ, बैंक में रखो, बैंक से हमें 15 लाख रुपए मिल जाएगा, तो वो तो बैंक में रखने को प्रेफर करेंगे। तो मेरा ख्याल है जितने तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनका शरह सूद देखें 1% होता है। अगर 2% होता है तो वहाँ पर प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर वो तो एक तरक्की याफ्ता मुल्क है, वो मजीद तरक्की करना चाह रहे हैं, तो 1% है। हमारे यहाँ तरक्की है ही नहीं, गरीब मुल्क है, हमारे यहाँ 15% है, और 15% के बाद जो है ना, आप कैसे सोचेंगी कि ये मुल्क हमारा तरक्की करेगा? मगर अब मुझे लगता है कि ये हुकूमत जो आई है इसके अंदर कुछ प्रोफेशनल लोग आए हैं जिनको तजर्बा है, तो उस तजर्बे की रोशनी में मुझे 2023 कुछ बेहतर नज़र आ रहा है। वो ये नज़र आ रहा है कि जो हमारे जो वज़ीर ख़जाना साहब जो हैं वो IMF को बहुत अच्छी तरीके से डील कर सकते हैं, क्योंकि ये IMF को पहले 25 साल से डील करते रहे, ये IMF को समझाते हैं, जबकि दूसरी हुकूमतें उनसे समझती थीं। तो ये फ़र्क है। तो अल्लाह से बड़ी उम्मीद है हम, और अल्लाह से दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के हालात अच्छे करे, हमारी मईशत का पहिया चले, हमारा मुल्क तरक्की करे, हमारा मुल्क में कोई भी ऐसी ख़राबी आए अल्लाह नज़र बद से बचाए हमारे मुल्क को, और हमारे लोगों में बेहतरी आए, खुशहाली आए, लोगों के घरों में रोज़गार हो। आपको और पता लोग है, जो है पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव जब भी सोचेंगे तो पॉजिटिव करेंगे भी। आपने भी बड़ी पॉजिटिव इस वक्त बात कही, और आपने कहा कि लगता है कि आप आगे, क्योंकि IMF को बहुत जानते हैं और आगे चल के वो करेंगे, आगे बेहतरी आएगी। लेकिन अफसोस के साथ थोड़ी सी मैं यहाँ पे बात है मेरे, क्योंकि पॉलिटिकल शो बिल्कुल नहीं है, लेकिन ज़रूर क्योंकि ऐड करूँगी बात कि हमने ये देखा है कि हमारे तो मुल्क में जो चीज़ हमें आती है वो हम दूसरों को सिखा देते हैं और ख़ुद हम वहीं के वहीं रह जाते हैं। लेकिन फिर भी मैं नेगेटिव बात नहीं करने चाहूँगी यहाँ पे। बहुत शुक्रिया आपका रोशन साहब कि आज के प्रोग्राम में आप तशरीफ़ लेके आए, और आपने काफ़ी ऐसे पॉइंट्स जो कि मैं समझती हूँ कि अभी तक हम लोग नहीं जान पाए थे, आपने आज के प्रोग्राम में शेयर किए हैं हमसे। एक बार फिर से आपका बहुत शुक्रिया। अपने नाज़रीन को यही कहूँगी कि जैसे अभी मैंने कहा है कि पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव रहेंगे तो हर चीज़ जो है आप खुद ही आपके आगे पॉजिटिव होती जाएगी और बेहतरी की जानिब चलेगी। इसी बात के साथ महानूर अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।